अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। इट इज अ वेरी गुड मॉर्निंग इंडीड। एक तो ठंडी ठार सुबह है कराची में, दूसरा ये कि हमने जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया है। मतलब कि क्या ज़बरदस्त कल का मैच था। अच्छा, आज मैं बोलूँगी तो आप समझे कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। अगर आपका दिल चाह रहा है तो सोच लें, क्योंकि मेरी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। ये कुछ अजीब व गरीब किस्म की ठंडा है विच इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। और कुछ लोग कह रहे हैं ये जो टोन अब आई है ये बड़ी अच्छी है, तो आई थॉट कि चलो इसमें मेरा ख्याल है ठुमरी भी हो सकती है कोई कुछ थोड़ा सा दादरा तो लिहाजा ये सारी चीज़ें बाद में। बट व्हाट अ मैच, और क्लीन स्वीप करना पाकिस्तान के मतलब कितनी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग चीज़ है वैसे फॉर अस एज अ टीम, है ना। अच्छा, ये तो ठीक है। हम ये जो हमारे कानों में म्यूज़िक है ना, ये जो बज रहा है, ये हमारे बचपन से बज रहा है लिटरली। ये हमें जीत की नवीद देता है, ये हमें जीत का पैगाम सुनाता है, ये हमें खुशखबरी, ये हमारी ज़िंदगी में खुशखबरी का म्यूज़िक है। दिस इज़ द द हैप्पी साउंड ट्रैक ऑफ आवर लाइफ। जो मोमेंट हम उठा के देख लें, ऑल दोज़ क्रिकेट लवर्स, सो ये ज़रा देखते जाएं साथ साथ, और दिखाते जाएं और सुनते जाएं और सर धुलते जाएं। अगर जिक्र हो ही रहा है तो चले कल के मैच के कुछ मोमेंट्स आपको दिखाते हैं, बिकॉज इट वाज अ ब्यूटीफुल play of cricket by all standards, I think. Absolutely. And obviously बीच में हम अगर जीत गए तो ये तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई। लेकिन हमने जो अभी हमारे टूर्स रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें, हम मुसलसल ये तीसरी सीरीज जीते हैं अपनी अवे मोहम्मद रिजवान की क़यादत में। इससे पहले 2021 में बाबर आजम की क़यादत में हम जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज़ जीते थे, लेकिन 2-1 से जीते थे। उससे पहले मिसबा की क़यादत में जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज़ जीते थे, लेकिन 2-1 से जीते थे। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हम ये सीरीज़ जीते हैं 3-0 से। और साथ ही आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है, तो हम, मेरा ख्याल है कि दुनिया को अब इस जीत के साथ ये बता रहे हैं कि हम मुसलसल अपनी 3 अवे सीरीज़ जीतते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें हल्का मत लीजिएगा। मतलब कि आप समझे कि पाकिस्तान पहली टीम बन चुकी है। कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं जहां पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में 3-0 से स्वीप की है, तो ये भी बहुत कमेंडेबल किस्म की बात है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ द टीम की हम बड़े अरसे से, इनफैक्ट ये साल जो ख़त्म हो रहा है, हम पूरा साल ही ये बात करते रहे हैं, बिकॉज स्टार्ट जब हुआ इन द मिडल आवर टीम वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट अब वो टीम बनती नज़र आ गई है। आई थिंक आ नहीं रही, आ गई है, जिसका इंतजार था। वेरी वेल जेल्ड सॉलिड टीम जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को भी समझते हैं। अच्छा, हमें पता है पहले क्या होता था, हम यहाँ हमारे बहुत सारे तज्जियाकार, हम तो मतलब सालों से क्रिकेट पे तज्जिया कर रहे हैं। इस दफ़ा मुख्तलिफ ये लग रहा है कि हम भी जो बात करते हैं या कोई सजेशंस होती हैं, उन सजेशंस पे हमें आने वाले दिनों में, आने वाले मैचेस में अमल होता हुआ नजर आता है। दिस इज अ चेंज दैट वी हैव सीन दिस टाइम एंड पर्टिकुलरली दिस टाइम अराउंड। मतलब हम साइम अयूब को एज अ बॉलर यूटिलाइज करने की, इससे पहले कितने ही बैटर्स को यूटिलाइज करने की एज अ बॉलर, स्पिन बॉलिंग में बात करते रहे हैं, लेकिन नहीं होता था। साइम ने कल, जाहिर है माशाल्लाह, एक तो नज़र ना लगे, हमारा ये जो नौजवान स्टार हमें मिला है ना, विच इज़ ऑल द पोटेंशियल ऑफ द वर्ल्ड, who is already a star and on his way to become the next superstar for Pakistan. माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उसे नज़र बद और हासिदीन से बचाए। उसने दोबारा साबित किया कि ही इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट। सुफियान की बात कर रहे हैं हम साइम अयूब की बात कर रहे हैं। हम साइम अयूब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। मतलब साइम अयूब जैसा टैलेंट जो है ना, वो वाकई रेयर होता है। और कल दोबारा उसने साबित किया, ही हैज़ बीन द प्लेयर ऑफ द सीरीज, ही हैज़ बीन द प्लेयर ऑफ द मैच यस्टरडे एज वेल, एंड एवरीबॉडी हैज़ पिच्ड इन। बाय द वे, ये रिकी पॉन्टिंग का भी यही कहना है, ये हम तो कह रहे हैं, हमारा तो अपना है, लेकिन एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ये कह रहे हैं कि दिस इज द नेक्स्ट स्टार। नेक्स्ट स्टार क्या, स्टार तो खैर ये आ चुके हैं। और माइकल वॉन का भी यही कहना है। बाय द वे, चलें, वो तो क्रिकेट गुरुज हैं, कह ही रहे हैं, हम भी अब इतने सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, इतने अरसे से हम बात कर रहे हैं, तो हम भी ये कह सकते हैं कि माशाल्लाह। अच्छा, फिर सुफियान मुकीम की आप बात कर रही थी, कल 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया एंड कंसिस्टेंट माशाल्लाह उनकी भी परफॉर्मेंस रही है। हाँ, अब्दुल्ला के लिए ज़रा कंसर्निंग है क्योंकि वो कल भी 0 पे आउट हुए हैं, and maybe it's just a bad patch. He should reconsider doing, going back to domestic and then coming back, क्योंकि मुसलसल 9 मैचों में उन्हें मौका दिया गया है। हाँ, लेकिन चलें, we'll talk about that later, क्योंकि अभी हम खुशी जो है वो सेलिब्रेशन में हम लगे हुए हैं। तो और ऐसा नहीं है कि मतलब हमें कोई बहुत ही प्लेट में रख के दे दिए हैं जनूबी अफ्रीका ने मैच, कांटे के मुकाबले हुए हैं।
कांटे के मुकाबले हुए हैं। अच्छा देखिए, अब बाबर का एक डाउनफॉल, लेट्स जस्ट से इट, कि वो एक चल ही रहा था, लेकिन अभी हमने देखा है कि एटलीस्ट 2 मैचेस में हमने हाफ सेंचुरीज बाबर की देखी है। तो इट लुक्स लाइक ही इज आल्सो, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड पिकिंग अप बिकॉज ही इज बाबर आजम, लेकिन जो उनका बुरा एक टाइम गुजर रहा था वो जरा बाकी टीम के साथ बेहतर हो रहा है। ओवरऑल टीम एफर्ट थी, कप्तान ने भी ऑब्वियसली रन बनाए हैं। जो हमारे साथ हैं जरा उनको भी इन्वॉल्व कर लेना गप्पे मारने में। अच्छा अभी सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और याह्या हुसैनी भी हमें ज्वाइन करेंगे लेटर इन द शो। सिकंदर, क्या हाल है आपको? अच्छा सिकंदर, मेरी आवाज़ पे ना जाइएगा, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ एंड वेरी हैप्पी कि हम बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं और क्लीन स्वीप की है साउथ अफ्रीका को और रिकॉर्ड भी बना लिया है ये करते करते। सो योर थॉट्स ऑन दैट सिकंदर? अभी हम नूरिया की सालगिरह मना रहे हैं, तो माशाल्लाह से आपकी सिकंदर है हमारे साथ? हाँ सिकंदर से। मेरी आवाज़ सुन के भाग तो नहीं रहे साहब? मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि मैंने बात ही नहीं करनी, मूड ही ऑफ हो गया है। लेकिन हम बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे? हाँ, अब्दुल्ला शफीक की इससे पहले बात कर रहे थे, फिर हमने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस वाली बात कर ली, सुफियान की, साइम की, फिर कामरान गुलाम ने जिस तरह सेकंड मैच में पिच किया, 63 रन बनाए, एक शानदार इनिंग खेली एंड एक्चुअली व्हिच लेड टू पाकिस्तान्स विक्ट्री इन सेकंड मैच एज वेल, इन द सेकंड मैच जो कि ओडीआई था। सो हर एक की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्रीब्यूशन है एंड दिस टीम लुक्स लाइक अ टीम, फाइनली इट डज लुक लाइक अ टीम। अच्छा, बहुत से आप सलमान अली आगा का आपने नाम नहीं लिया, मतलब हर किसी की कंट्रीब्यूशन जो कि इस मैच में, इस टूर्नामेंट में आप डाल लें। उसके बाद तैयब ताहिर, ये भी एक बड़ा नाम है। आई मीन दीज नेम्स माइट साउंड फ्रेशर टू यू, लेकिन अब आप याद पे भी तफसील से बात होने की ज़रूरत है क्योंकि उसने भी इस सीरीज़ में क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो यस, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। अब हम सोच रहे हैं कि हम और क्या बात करें, इसलिए हम एक्सपर्ट्स को मौका देंगे क्योंकि हमने तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी बात कर ली, ओवरऑल सीरीज की भी बात कर ली। सो हैज याह्या एंड सो हैज सिकंदर। ओह इंटरेस्टिंग। आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो गर्म टोपी पहनी हुई है उससे हमें लग रहा है कि आप कहीं एटलीस्ट सिंध में तो नहीं है, कहीं पंजाब में बैठे हो। नहीं, कराची में बहुत ठंड है। गर्म टोपी टाइप ठंड नहीं है। आपको पहनती ना तो बीमार ना होती। अच्छा चलो ठीक। नहीं, मैं बिल्कुल कराची में मौजूद हूँ और सबसे पहले हुमा, मैं अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। कल आर्ट्स काउंसिल में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अब्दुल्ला भी कामयाब हुआ है, तो अब्दुल्ला दिल की गहराइयों से आपको अब ये कोई ना समझे कि हुमा मेरे लिए नारे लगाती रही हैं इसलिए इनका गला बैठा है। देखिए अब सारों को समझ आ गई है कि इधर एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक अब्दुल्ला आपको। थैंक यू जी। लेकिन लेट्स टॉक ऑन द मैच नाउ बिकॉज़ ये डबल हमारी तो फिर खुशी हो गई हमारे लिए। हाँ, अब ये जो आप मुझसे पूछ रही ना उमा, तो बात दरअसल ये जो आपने कहा ना कि आपकी आवाज के ऊपर थोड़ा मौसम का असर है, तो थोड़ा एहतियात करना चाहिए और सुबह के वक्त तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो 2 दिन से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा मैं एहतियात कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि दवाई ना लूँ, मैं कुछ आराम करके जो अपने आप को रिकवर कर लूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, ऑल इज वेल। जहां तक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज की आप बात कर रही हैं, तो 2013 में हम मिसबाउल हक की क़यादत में 2-1 जीते, 2021 में बाबर आजम की क़यादत में 2-1 जीते और रिजवान की क़यादत में हम 3-0 जीते हैं और आखिरी 3 वनडे सीरीज हम जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2-1 जीते, जिम्बाब्वे में 2-1 जीते और अब जीते हैं। तो 9 मैचों में अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान हम 7 मैच जीत चुके हैं। और कल जब आखिरी बैट्समैन आउट हुए जनूबी अफ्रीका के, तो कमेंटेटर जो थी वो चीख कर कह रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम तैयार हैं। और पाकिस्तान टीम की साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश की जो परफॉर्मेंस है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है, तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जनूबी अफ्रीका ने एक्सपेरिमेंट किए, पहले मैच में बगुमा को उन्होंने बिठाया, लेकिन जब रिकॉर्ड बुक को आप खोलेंगे उसमें ये नहीं लिखा होगा कि किसको बिठाया था, किसको खिलाया था। रिकॉर्ड बुक में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी और बिठाते रहे और बाद में खिलाते भी रहे। सो दे केप्ट शफलिंग, दे केप्ट यूटिलाइजिंग देयर स्ट्रेंथ इन डिफरेंट मैचेस। सो ये भी होता रहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कल बहुत अच्छा मुकाबला किया जनूबी अफ्रीका की टीम ने और ऐसा लगा कि एक मरहले पर ये सीरीज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका नहीं है, पाकिस्तान का मुकाबला हेनरिक क्लासन है। सबसे ज्यादा 260 रन प्लस रन उन्होंने किए सीरीज में 350 के साथ। और कल भी वो अकेले मुकाबला कर रहे थे टीम पाकिस्तान का, कल भी उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया
और उनके अलावा जनूबी अफ्रीका का कोई बैट्समैन जो है वो 100 रन भी नहीं कर सका 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में। लेकिन हम पाकिस्तान के नुक्ते नजर से बात करें तो हर चीज आपको नजर आई। कल अब्दुल्ला शफीक जो एक बार फिर 0 पर आउट हुए, 3 सिफर उन्होंने किए, लेकिन कल उन्होंने फोर्टेन का जो कैच लिया नसीम की बॉल पर, वो मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त जनूबी अफ्रीका एक बार फिर जीत के लिए जो है वो पर तोड़ रहा था। साइम अयूब एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले और एक नया स्टार पाकिस्तान को मिला है। कल उन्होंने सिर्फ बैटिंग में पाकिस्तान को चिप इन करके नहीं दिया, बॉलिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की। और रिजवान की कप्तानी की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए रिजवान ने गलतियां की T20 सीरीज में और हम हार गए, लेकिन रिजवान ने वनडे सीरीज में एक बिल्कुल डिफरेंट कप्तान की हैसियत से वो दिखाई दिए। अभी अब्दुल्ला बात कर रहे थे कि दूसरे एक रोज मैच में कामरान गुलाम ने जिस तरह 32 गेंदों पर 66 रन की बर्फ रफ्तार रेडी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। ऑस्ट्रेलिया में हम जीते थे, वहां हमारे बॉलर्स का रोल था, लेकिन जनूबी अफ्रीका में हम जीते हैं तो हमारे बैट्समैनों ने किरदार अदा किया और आखिरी 2 मैचों में हमने 300 प्लस रन किए। तो पाकिस्तान टीम एफर्ट, और कल पाकिस्तान ने 3 तब्दीलियां भी की। कल हसनैन ने सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बॉलिंग की, 146 प्लस की रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग की। तो मेरा ख्याल है कि पूरे क्रिकेट बोर्ड को, टीम को, मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने शानदार टीम एफर्ट का मुजाहरा किया। 3 चेंजेस भी की, मैच भी जीते। जो चेंजेस किए जो चेंजेस का मतलब कि जद में आते हैं, कि जुमरे में आते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस और एब्सोल्युटली बुलंद होता है। सिकंदर, हम थ्रू आउट द ईयर, अब ईयर में एंड भी हो रहा है और इतनी अच्छी नोट पे हो रहा है विद पाकिस्तान विन, तो इस पे ज़रूर बात हो जाए कि हमने न्यू कमर्स की बहुत बात की है कि वी नीड अ न्यू टीम विद फ्रेश आइडियाज़ एंड न्यू स्टेमिना, एनर्जी। वो होते हुए हमें बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे अगर हम साइम अयूब को ही देख लें तो हमें ऑल राउंडर की शेप में मतलब एक ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर मिले, एंड देन वी हैव सो मेनी अदर नेम्स। और ऑब्वियसली आप लोग एज एक्सपर्ट्स भी इस बात को इंडोर्स करते रहे हैं। एंड देन सलमान अली आगा, एंड हु नॉट, ऑलमोस्ट लाइक एंटायरिटी ऑफ द टीम। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। चलिए ठीक है। मैंने कहा पहले तो आपकी आवाज की मैं मुबारकबाद दूं, आज नूरजहां की सालगिरह भी है और माशाल्लाह से आपकी आवाज भी उतनी सुरीली हो गई है, बड़ी बस इसीलिए। अच्छा देखिए, हम सारी चीजें तो अच्छी हैं, मगर देखिए मैं काफी अरसे से एक लड़के के लिए कह रहा था कि इरफान को कोई मौका दे दें। अब सब चीजें बहुत अच्छी नहीं हो गई हैं कि हर चीज अच्छी हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो, हम सीरीज जीत गए, 3-0 जीत गए। हमारे लड़कों ने 300 रन जो है 2 दफा उन्होंने उसको क्रॉस किया, बहुत अच्छी बात है। हम मतलब ये जो साइम को कल बॉलिंग दिए, हर रोज मैं शोर कर रहा था भाई उसको बॉलिंग दो, उसको बॉलिंग दो। सुफियान के लिए हम कह रहे थे कि यहीं से बैठ के जियो पे कि भाई उसको बॉलिंग को उसको खिलाओ। आपको बॉलर बनाना है, अब बनाने से नहीं बनता। इरफान बेचारा गया, उसने 10 मैचेस खेले, 10 मैचेस में उसने सिर्फ उसको जो है ना 19 मैचों में ओवर्स उसको खेलने को मिले। 10 मैचों में 10 मैच खेला ऑस्ट्रेलिया और ये सब मिला मिलू के, तो उसको 19 ओवर खेलने को मिले, और यानी कि 2 ओवर पर मैच, और वो बेचारा अब उसको टीम से हटा दिया गया। अब ताहिर की बात हो रही है। तो हम जब तक सेक्रीफाइस करना नहीं सीखेंगे, हम बाबर और रिजवान से ये चले, बाबर का तो अच्छा है उसकी रिदम आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो। रिजवान से 10 दफा कहा कि यार आप नीचे आ जाओ, दूसरे बच्चों को ऊपर खेलने दो, ये आपको हिट करेगा। आज मेरी बात लिख लीजिएगा कि ये चीज जो हम अपने बैट्समैन को, नीचे वालों को बैटिंग नहीं दी है, ये हमें कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा। मगर ओवरऑल अच्छी चीज हुई है, सबको कॉन्फिडेंस आ गया उसके जी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है हमारी टीम जो है बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है, मगर अभी भी अगर हम इनको प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर्स वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी में। कल उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, नसीम शाह की भी रिदम आया हुआ था और तेज तिखी बॉल की है। वो थोड़ा सा पता नहीं, कभी वो बहुत अच्छी बॉल करते हैं, कभी इतनी अच्छी नहीं करते। हसनैन ने भी तेज गेंदें की हैं, मगर वही बात, कभी उनको खिलाते हैं तो उनको बाहर बिठाए रखते हैं। तो ये हमने चीजों को सेटल करना है। अब आप उसको देख लें, साउथ अफ्रीका को उन्होंने कितनी चेंजेस की, हर प्लेयर को खिला लिया, हर प्लेयर को चांस दे दिया। अच्छा, तो उनको एक आइडिया हो गया। हम भी तो अभी आपने एक ही सांस में 2 बात देखेंगे, कभी हम खिलाते हैं, कभी बाहर बैठाते हैं। साउथ अफ्रीका भी कभी खिला रहा है, कभी बाहर बैठा रहा है, और फिर हम रोटेशन की भी बात करते रहते हैं। बात कर रहा हूँ कि जो नए लड़के हैं उनको एक प्रॉपर मौका देना चाहिए ना। हसनैन पिछले पूरे टूर से बाहर बैठा हुआ है, उन्होंने अपने सेटल्ड लड़कों को रेस्ट दिया है। सेटल्ड लड़कों को, हमारे यहाँ जो सेटल्ड लड़के हैं उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? वो रिजवान आज तक नीचे गए, पता नहीं उनको किस चीज का डर है। जैसे आप कह रहे हैं, हमने जैसे हारिस को बिठाया, हम किसी एक मैच में शाहीन को भी रेस्ट देते, आराम देते।
अरे हमें देना चाहिए। खैर एनीवे बहुत अच्छा हो गया और अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। अच्छा, आगे चल के बात कर ही रहे हैं तो एक नाम अब्दुल्ला शफीक का, जो कि पता नहीं उनका वक्त शायद इतना अच्छा नहीं गुजर रहा, ही इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द टीम, लेकिन रिकॉर्ड इन अ नेगेटिव सेंस बन रहा है बिकॉज स्टैट्स जो है हमारे सामने कुछ यही है कि तीनों मैचेस में, ये तो हमें पता ही है कि 0 पर आउट हुए हैं, और बाय द वे ऑल्सो ये एक रिकॉर्ड है जी, इंटरनेशनल मैचेस में 0 पर आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी ओपनर बन गए पिछले 7 मैचेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं गुज़श्ता 3 से और इस एक साल में तो 7 ही, और ये जो 3 मैचेस हुए हैं तो तीनों तो सिकंदर आप पहले भी इनकी टेक्निक का जिक्र करते रहे हैं एंड आई रिमेंबर हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक इज नॉट गोइंग वेल फॉर अब्दुल्ला शफीक? देखिए कई दफा प्लेयरों के साथ होता है, जैसे कि बाबर के साथ चल रहा था कि बाबर से रन्स नहीं हो रहे थे, अब उसका रिदम आना शुरू है। अभी भी मैं नहीं समझता कि वो बहुत जबरदस्त हो गए, मगर उनका रिदम आना शुरू हो गया। वो बाबर का जो स्टेटस है ना वो उसके मुताबिक। इसी तरह अब्दुल्ला के साथ भी ये इशू चल रहा है कि एक तो वो जिस्म के बाहर जो है वो जाकर गेंद खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्लिपों में बहुत आउट हो रहे हैं, हाँ बिहाइंड द स्टंप्स जिसे कहते हैं ना हम, वो आउट हो रहे हैं और वो अब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर गए। अब मुझे नहीं पता कि सेलेक्टर्स उनको खिलाएंगे फ्यूचर के अंदर, किसी और को लेके आएंगे या उन्हीं को चांस देंगे, वी हैव टू वेट एंड सी। मगर उनका जो फॉल्ट है वो किसी और में तो फिर फखर भी आपको पता है ना बाहर बैठे में, पता नहीं उनका क्या स्टेटस है। जी याया आपके पास कोई खबर है, फखर वापस आ रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला, फखर को आप ज्यादा देर बाहर रख नहीं सकते और कहा तो यही जा रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तो फखर के लिए दरवाजे पहले भी खुले हुए थे, अभी खुले हुए हैं और उन्होंने अभी चैंपियंस T20 टूर्नामेंट हुआ है उसमें भी परफॉर्म किया है, उसमें भी खेलते हुए आपको दिखाई दिए। लेकिन कह रहे हैं कि ठीक है, उनका एक सोशल मीडिया पर जो बाबर आजम के हक में बयान था वो शायद क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को नागवार गुजरा है और अभी तक उनको जो है वो माफी नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी फिटनेस के हवाले से भी सवाल है कि वो फिटनेस टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि फिटनेस टेस्ट के जो लवाजिमात है वो मैं पूरे नहीं कर सकता और मैच के लिए मैं फिट हूँ। और इसके ऊपर दो राय नजर आती है कि नहीं जी आप फिटनेस टेस्ट देंगे तो आप परफॉर्म करेंगे। उनका कहना यह है कि फिटनेस टेस्ट में आपको जिस तरह कहा जाता है भागने के लिए वो उस तरह भाग नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने में कोई प्रॉब्लम है। मगर बात सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट वाले लोग हैं शामिल। जी बिल्कुल, ये एक डबल स्टैंडर्ड है क्रिकेट बोर्ड का, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नोमान आपको नजर आ रहे हैं, उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा, फिटनेस से मशरूत किया, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन फिटनेस टेस्ट की बुनियाद पर उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो पैसे नहीं दिए। तो ये रूल आप फखर जमान के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त साइम अयूब, अगर उनके साथ इनिंग का आगाज करने के लिए फखर जमान होते तो लुत्फ दोबाला हो जाता। लेकिन बहरहाल चले ये सीरीज अच्छा, फखर पे हम पलट के जाते हैं, ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अब्दुल्ला शफीक हमने एक्सपेरिमेंट किया, इट डिडंट वर्क, होपफुली यू नो ही गोस बैक टू प्लेइंग डोमेस्टिक एंड कम्स बैक इन रिदम। फखर के अलावा कोई ओपनर है हमारे पास इसी स्टैंडर्ड का? जैसे कि केस इन पॉइंट अगर हम बात कर ही रहे हैं, इमामुल हक को भी चांस दिया जा सकता है। देखिए हुमा, बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है ना, आपने अगर इस सीरीज में 2 मैन ऑफ द मैच लिए हैं साइम अयूब ने। पहले मैच में पर्ल में मैन ऑफ द मैच तो ऑफिशियली सलमान अली आगा थे, लेकिन उन्होंने अपनी शील्ड जो है वो बहुत अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह साइम खेला है। तो कल आपने देखा कि कामरान गुलाम ने पहली ही गेंद पर आकर फोर्टेन को हिट किया और वो कैच दे बैठे। देखिए अब अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो अपने लिए नहीं खेलनी है, आपने टीम के लिए परफॉर्म करना है। और साइम अयूब की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो उनके रन्स करने से पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड जो है वो मूव कर रहा था। और पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिलाई कर रही थी क्योंकि वो जब रन्स करते तो पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ रहा था। और फिर अगर आप सेकंड वनडे इंटरनेशनल की बात करें जहां पर बाबर ने हाफ सेंचुरी की, जहां रिजवान ने हाफ सेंचुरी की, लेकिन असल जो डेंट डाला जनूबी अफ्रीका की टीम को वो थे कामरान गुलाम, जिन्होंने एकदम लगा ये कोई अलग सा ही प्लेयर आ गया है। कोई कामरान गुलाम के बारे में इस तरह सोच नहीं रहा था, जिस तरह आके उन्होंने हिटिंग करना शुरू कर दी। और उसके बाद जो उन्होंने अपना पावर शो शुरू किया और पाकिस्तान ने 300 प्लस कर दिया, 329 कर दिया और जनूबी अफ्रीका के लिए मुश्किल रन खड़े कर दिए। आप इमामुल हक की बात कर रही हैं तो इमामुल हक नो डाउट
इस वक्त चैंपियंस T20 कप में भी वो अपनी टीम को लीड कर रहे थे। बट अब थोड़ा सा क्रिकेट आगे चली गई है। जिस तरह हेनरिक क्लासन को आपने देखा, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, या जिस तरह जनूबी अफ्रीका के बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं, अब जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो लोग ये सोच रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही है, यहाँ पर तो डेड पिचेस होंगी, यहाँ पर तो रस करना आसान होगा। देखिए 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर 400 प्लस 3 से ज्यादा मर्तबा बने। तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इस चैंपियंस ट्रॉफी में यूएई और पाकिस्तान के पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा, और उसके साथ साथ यहाँ 300 रन जो है वो मुश्किल नहीं होंगे टीमों के लिए। तो अब आपको अच्छा सिकंदर, हमने कल एक टर्म सुनी स्ट्राइक फोर्स। पहले मुझे लगा कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री की कोई नई फोर्स आ रही है, लेकिन चूंकि एक साथ ही हैं दोनों चीजें। हाँ, लेकिन चूंकि अभी फिलहाल हम क्रिकेट तक ही रहते हो, ये क्रिकेट में स्ट्राइक फोर्स। अच्छा, और कल उसका सरबराह बनाया गया अब्दुल रज़ाक को, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सिकंदर कि ये क्या है स्ट्राइक फोर्स। ये दुनिया में कहीं नहीं होती ये स्ट्राइक फोर्स वगैरह, इस किस्म की सिलेक्शन नहीं होती। कल हमने सबने इस मौजू पे बात की, सबका जो था उन्होंने ख्याल था कि जो भी लड़के थे, कल राशिद भी था, अहमद शहजाद भी था, भट्टी साहब भी थे, कि ये वो चीज है कि जैसे नए पाकिस्तान में 6 टीमें कर दी गई, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आए, वो क्रिकेट टीम का बेड़ा, पूरे क्रिकेट का हमारा बेड़ा गर्क हो गया था। अब ये स्ट्राइक फोर्स जो है कि आप सड़क से लड़कों को उठाकर या उनको नेट्स में देख करके बहुत अच्छी अच्छी हिटें मारते हैं, आप ले आएंगे। एक लड़के को लेकर आए थे उस्मान को, और यूएई से कि बहुत लंबे लंबे मारते हैं, ना आपने उसको खिलाया प्रॉपर्ली, ना उस बेचारे ने परफॉर्मेंस दी। हमारे दौर में फजल महमूद साहब ने ये कहा कि जी सिकंदर बख्श जैसे, मतलब मेरा नाम तो नहीं है मगर मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ये दुबले पतले लड़के जो होते हैं ये फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, तगड़ा आदमी जो है ना फास्ट बॉलर बनेगा। तो उन्होंने जो झारा पहलवान था उसका एक कैंप लगाया कि मैं इसको फास्ट बॉलर बना दूंगा। वो झारा पहलवान 10 दिन बाद, हफ्ते के बाद भाग गया कि भाई मुझसे नहीं हो सकता। तो ये चीजें नेचुरल टैलेंट के साथ होती हैं। आप ये देखिए कि जितने लड़कों ने परफॉर्मेंस दिए, जिनके नाम अभी या ले रहा था, वो सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। आप इस तरह सड़क से उठाकर कि जी रज़ाक साहब ने देख लिया ये ऊंचे ऊंचे हिटें मारते हैं, होमवर्क अच्छा होगा, बेसिक सही होंगे, डोमेस्टिक होगा तो आप छक्के और चौके भी मार सकेंगे। मतलब ये कोई फ्लूक नहीं हो रहा कि कोई आपने 2 छक्के अच्छे मारते हुए देख लिए तो आप उसको। जी सिकंदर, लास्ट चीज, अगर सपोज करें आपने 2 लड़कों को पिक कर लिया कि बहुत अच्छे भाई ये बड़े लंबे लंबे छक्के मारते, खिलाएंगे कहाँ? अभी तक तो 6 प्लेयर तो आप जाया कर चुके हैं। कोई लड़का ऊपर से नीचे आने को तैयार ही नहीं है आपके सुपरस्टार। तो पहले जगह बनाए लड़कों के लिए, फिर स्ट्राइक फोर्स बनाए। ये एक किसी ने बेचारे मोहसिन नकवी साहब, आई फील सॉरी फॉर हिम, का गलत मशवरा दे दिया है, लेकिन उन्होंने फॉलो कर लिया उस मशवरे को। अच्छा, उसके अलावा ये तो एक स्ट्राइक फोर्स होगी, और उसके अलावा हाँ बस यही वाला। अच्छा मेरी बात सुने, हमने माजी में देखा है याया कि हमने ये तजर्बा, जो मतलब हिटर के तौर पे जो लोग आते हैं, अगर उनकी बेसिक्स नहीं सही होती तो वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब लेजेंडरी जो बल्लेबाज बनता है वो वही होता है जिसकी बेसिक ठीक होती है, और फिर ज़रूरत पड़े तो वो छक्के भी मार लेता है और मारता है। मतलब कितने नाम ले लें, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ग्रेस, इंजमामुल हक, सईद अनवर। देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी उनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं है, और जो उनके राइट लेफ्ट लोग बैठे हुए हैं उनको गलत मशवरे देते हैं। 1 साल हो गया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, और आपको पता उन्होंने सर्जरी की बात की, फिर वो 5 मेंटोर्स लेकर आए। तो चीजें जो है ना बड़े अजीबोगरीब तरीके से चल रही हैं। सिलेक्शन कमेटी अपनी बारी ले रही है, 5 मेंटोर्स क्या कर रहे हैं, वैसे वो किधर गए मेंटोर्स, वो क्या कर रहे हैं, वो तो हमें पता ही नहीं। उसके बाद कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हैं, पिंडी में T20 टूर्नामेंट हो रहा था, आप इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहे थे, इकबाल स्टेडियम में जो है वो चैंपियंस वनडे का पूरा था। तो अब ये जो अब्दुल रज़ाक की आप नई कहानी लेकर आए हैं कि जी वो देखेंगे कि हिटर्स, देखिए 2015 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची। तो जब वो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे तो फिर उन्होंने जो है 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी किस तरह की, उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी इस तरह की, उन्होंने कहा कि जी अब स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, और उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप से 2019 वर्ल्ड कप तक 4 ऐसे मैच खेले जहां उन्होंने 400 प्लस रन किए थे। तो एक दिन में उन्होंने ये सब कुछ हासिल नहीं किया। फिर 2019 में उन्होंने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान पर हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। इस वक्त अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो इंग्लैंड की टीम जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है वैसी क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा, उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट को भी बदल के रख दिया।
तो उनके पास से कोई सिलेक्शन कमेटी के अलावा किसी के पास टास्क थोड़ी था कि वो खिलाड़ियों को उठाकर लेकर आ गया। आपने इंडिया को देखा, इंडिया वर्ल्ड T20 का चैंपियन बना है, आप उनके खिलाड़ियों की बात करते हैं। 2008 में IPL का पहला एडिशन हुआ और उसके बाद पहली मर्तबा वो T20 के चैंपियन बने 2024 से आकर। तो देखिए एक दिन में ये चीजें नहीं होती। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप स्ट्राइक फोर्स का चेयरमैन बना रहे हैं अब्दुल रज़ाक साहब को, तो अब्दुल रज़ाक आपके ख्याल में लेंगे कामरान गुलाम को? कभी वो टीम में मुंतखब करेंगे कि पावर हिटिंग कर सकते हैं? लेकिन कामरान गुलाम ने आपको वो करके दिखा दिया केप टाउन में, जो शायद पावर हिटर भी नहीं कर सकता। क्या होता तो है अभी हम क्या करें, हम नियतों पे शक तो नहीं करते किसी की भी। जाहिर है कोई भी फैसला लेता है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से तो अपने तय लेने की कोशिश की जाती है। इस कन्वर्सेशन को हम इसी पे खत्म करें दैट वी स्टिल कम अ लॉन्ग वे। मतलब the way this year started for cricket and where we stand right now, तो थोड़ा सा उस बात को एक क्रेडिट देके नहीं, क्रेडिट तो हमने भरपूर दिया है नहीं, और हम इस बहुत बात खुश पे हैं हम और तो ending बेहतरीन तो कर परफॉर्मेंस सकते हैं भी है ना। टीम की। सो कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। वेलकम बैक जी। कुछ सियासत की बात करेंगे। मुज़ाकरात का आगाज़ किसी भी किस्म का बहरान ख़त्म करने की पहली सीढ़ी समझा जाता है। लगता है कि हमारी सियासी जमातों का भी आखिरकार इनको इस बात का एहसास हो गया है कि एक लंबे अरसे से कभी हाँ कभी ना करती हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आ ही गए हैं। तहरीक इंसाफ के बाद हुकूमत ने भी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। दोनों जानिब के रहनुमाओं के दरमियान स्पीकर के चैम्बर में मुज़ाकरात का पहला दौर आज हो रहा है और जो नाम है सामने उससे भी संजीदगी का एहसास होता है। स्पीकर अयाज सादिक ने चंद दिन पहले हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए अपना घर और दफ्तर दोनों की पेशकश की थी, जिसे कबूल कर लिया गया। चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। चलिए स्पीकर की ऑफ़र को तो ऑब्वियसली सारों ने एक्सेप्ट किया। अब आपको बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी बनाने का खैर मकदम किया है, जो इस बात का इशारा है कि PTI को भी शायद अपनी सियासी बका मुज़ाकरात ही में नज़र आ रही है, विच इज़ गुड। और PTI की तरफ से ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ता है तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल वापस ले ली जाएगी। लेट्स सी साहब की जो इंटरवेंशन उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी। कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों अतराफ से जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो आपस में बैठेंगे और वहाँ पे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। वंस इट इज़ डन, उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। वो तो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने वाले PTI के कारकुनों को फौजी अदालत से सख्त सजाएं सुनाई गई हैं। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी महफूज हो चुका है, जो आज सुनाया जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फरवरी या जनवरी 2025 में सुनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वैसे कहा जा रहा है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि इस बात की भी अनाउंसमेंट हो गई थी आज। जी बिल्कुल हो गई थी, सब ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके बाद से खबरें कल से ही आना शुरू हो गई थी कि शायद कुछ मामला तूल पकड़े। अच्छी बात ये भी एक सवाल उठना चाहिए कि ये जब फैसले महफूज हो जाते हैं तो
व्हाट इज द डिसीजन बेस्ड ऑन कि कब सुनाया जाए, 1 महीने बाद या 6 महीने बाद? अब लेट्स सी, वैसे इतनी जल्दी तो शायद टाइम, इतने कम वक्त में तो शायद फैसला उस तरह से तहरीर भी नहीं हो सकता जितनी जल्दी अभी तो महफूज किया गया था। अच्छा, पीटीआई ने फौजी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का कानूनी रास्ता अपनाने का ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन मुज़ाकराती अमल से पीछे नहीं हटी है। मुज़ाकरात से बज़ाहिर फौरी ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं है, लेकिन अगर बातचीत से मुल्क में जारी सियासी कशीदगी और इंतशार के माहौल में कुछ बेहतरी आ जाती है तो आवाम के लिए सर्टनली किसी गनीमत से कम नहीं है। और टेम्परेचर्स को भी ज़रा नीचे लाएं, मतलब होपफुली बातचीत से दर्जा हरारत नीचे आएगा और लोगों के अंदर जो गुस्सा और वो एनिमोसिटी और नफरत है एक दूसरे के खिलाफ, एक तरफ के हों तो दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, उस तरफ के हों तो इस वालों को बर्दाश्त नहीं करते। We have had enough of it, I guess. अब बहुत हो गया है। चले anyway, आगे हमारे गेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ। तलाल चौधरी साहब, वेलकम टू आवर शो। अच्छा, ये बताएं कि बड़ी अच्छी बात है जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इनफैक्ट बड़ी अच्छी बुरी खबरें आ रही थी, उनके बाद आज की सूरत हाल ये है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े हैं, विच इज़ इंडीड ग्रेट न्यूज़। अब तहरीक इंसाफ को तो जो चाहिए वो सामने ही है, नज़र भी आ रहा है। तो हुकूमत के इन मुज़ाकरात में क्या अहदाफ हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। 4-5 साल की ओपन फील्ड का तो नहीं सोच रखा, या कुछ और भी है? हुकूमत और PMLN तो हमेशा नेक नीति से हाथ बढ़ाती रही है। मिसाक मईशत की बात हो, मिसाक जमहूरियत की बात हो, पाकिस्तान में इकॉनमी और दहशतगर्दी की बात हो, पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने की बात हो, हमने तो हमेशा नेक नीति से हाथ बढ़ाया। 2013 से 18 तक भी अपने मुखालफिन को गले लगाए रखा, एक टेबल पे बिठाया, पाकिस्तान के मसाइल हल किए। ये मुज़ाकरात भी जो हैं ये अगर किसी धौंस धमकी से नहीं होंगे और ना ही किसी NRO के लिए होंगे तो पाकिस्तान के लिए होंगे, पाकिस्तान के मसाइल के लिए होंगे, पाकिस्तान में की इकॉनमी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए होंगे। अच्छा तलाल साहब, अगर हुकूमत को तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ना है तो जाहिर है उन्हें अपने बानी चेयरमैन के लिए किसी तरह का रिलीफ चाहिए होगा। रिहाई ना भी मिले तो कहीं मुंतकली हो सकती है, कुछ आसानियाँ हो सकती हैं, कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ 9 मई के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी सामने आ गया है और ये दोनों मामलात इकट्ठे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए? देखिए, मुज़ाकरात किसी NRO पे या किसी बगावत की माफ़ी के लिए या किसी 190 मिलियन जैसी बड़ी तरीन पाकिस्तान की तारीख की करप्शन की माफ़ी के लिए नहीं। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 9 मई में जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो तो कारकुन हैं, वो तो प्यादे थे, जो पीछे उनके मास्टर प्लानर था, तो उनको कैसे माफ़ी मिल सकती है? तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये वैसे ही अगर रियासत बगावत को भी माफ़ करने लगेगी और पाकिस्तान में उन तमाम जो बड़े बड़े इनके गुनाह हैं जिनने नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया, किसी की ज़ात को नहीं, तो जिन्होंने नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि कोई रायत, कोई माफ़ी अगर ये मांगेंगे तो वक्त ज़ाया करेंगे। चलिए, क्या होता है। लेकिन ये बताएं कि इस मौके पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया है कि मुज़ाकरात तो चलेंगे ही, लेकिन सिविल नाफरमानी तहरीक का ऑप्शन भी खुला रखेंगे। तो बातचीत के दौरान वो ऐसी अगर तहरीक की तरफ गए तो क्या हुकूमत इसे डील ब्रेकर समझेगी या फिर इसको किस तरह टैकल करना है आप लोगों ने? देखिए, कोई, मैंने आपको कहा, कोई धौंस और धमकी जो है और कोई किसी पहले तय की गई शर्त पे कोई बातचीत आगे बढ़ ही नहीं सकती, मानी खेज बातचीत हो ही नहीं सकती। और इनके कार्ड्स तो पिट गए हैं सारे के सारे, वो वस्तीफ़ों के हों, असेंबलियां तोड़ने के हों, इस्लामाबाद पे यलगार के हों, और वो 26 नवंबर हो या 9 मई हो, हर कार्ड इन्होंने खेल के देख लिया। सिविल नाफरमानी वाला कार्ड तो ये आगाज से ही चुका है। और रही बात इन धमकियों की, तो ये अपने ज़हन से बार बार मैं कह रहा हूँ, इन धौंस, इस धमकी, बगावत को निकालें, सियासी रवैया अख्तियार करें। बातचीत करनी है पाकिस्तान के लिए करें, पाकिस्तान के लोगों के लिए करें,
आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए करें, KPK में होने वाली दहशतगर्दी पे करें, KPK में जो आज के दिन तक 13 साल में लगातार हुकूमत के बावजूद वो कुछ नहीं कर सके, जो दूसरे सूबे कर चुके हैं, आए उसके लिए करें। तो बातचीत तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए हो सकती है, किसी NRO, किसी माफ़ी, किसी धौंस और किसी धमकी पर नहीं हो सकती। चलिए, शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। आज वैसे है लग रहा था हुकूमत का भी ज़रा लहजा धीमा है, नरम है, लेकिन चुनाव जो है ना अल्फाज का, अभी उसमें और ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। एक्चुअली बातें सही हो रही होती हैं, लेकिन एक टोन, एक स्टांस, उससे वो डील ब्रेकर टाइप बातें हो जाती हैं। आज हुकूमती लोगों की कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स में हाँ सर्टनली गुंजाइश मौजूद है, जिससे किसी को राइल अप ना करें आप। And this is for the other side as well, because माशाल्लाह उधर से भी ठीक-ठाक कोई कसर नहीं उठा रखते वो भी। हाँ, लेकिन वो आप टोन की बात कर रहे थे और आवाज की बात कर रहे थे, तो हो सकता है सारों का ही गला खराब हो मेरी तरफ। तो PTI क्या सोच रही है, ये हम अगले घंटे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी मुझे बड़ा दुख हुआ है। दिस एंडेड नॉट वेरी वेल, बिकॉज बेचारे जानवर को मारना ही पड़ गया, लेकिन ये और भी एक ट्रेजिक एंडिंग इसकी हो सकती थी अगर ये शेर जिसका हम जिक्र करने लगे ये रखा हुआ क्यों था, वही प्राइवेट जू वाली कहानी, वही छिछोरपना, पता नहीं क्या शेर। भाई एक जंगली जानवर को रख के क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब इससे क्या, ये कौन सा चीप स्टेटस सिंबल है? ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ना, ये वाकई एक शेर है। आप यकीनन गौर से देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन की तरफ कि ये क्या है। तो ये शेर है और लाहौर का इलाका है हरबंसपुरा, उसमें जी एक हाउसिंग स्कीम है और उसमें किसी ने ये पेट रखा हुआ, इतना बड़ा शेर, और वो निकल गया और बेचारा, यू नो, आई डोंट ब्लेम द शेर, वो तो बिफर ही गया हो गया ना कि मैं किधर हूँ, क्या हो गया। बात सुने, उसका क्या कसूर है? मगर भाई अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको नजर आ रहा है ना कि मोहल्ले में आपके किसी ने इस तरह बगैर लाइसेंस के कोई जंगली जानवर जिसका काम है जंगल में रहना, उसने घर में रखा हुआ है, रिपोर्ट करें, आप रिपोर्ट करें। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, क्योंकि वी रियली नीड टू नो कि इतनी उसके बाद अभी तक लोग ये जानवर अपने घरों में कैसे पाल रहे हैं। दिस इज इनसेन। अहमद फराज से पूछते हैं कि ये कोई प्राइवेट एक होता है, हाउसिंग सोसाइटियों ने भी जू बनाए हुए होते हैं, क्या ये वो जू था या किसी के घर का जानवर था? लिटरली किसी के घर पे था। जी बिल्कुल, ये एक डेरा था जिसमें ये एक अली नामी शहरी था और उसने यहाँ पर 3 शेर पाले हुए थे, एक नहीं था 3 शेर थे। और जब उसके जो मुलाजिम थे, जो उसके गार्ड थे, जब वो उसको खुराक डाल रहे थे तो उस दौरान अचानक जो है दरवाजा खोलते ही वो अचानक जो था वो शेर जो था, एक तीसरा जो शेर था, वो अपने पिंजरे से बाहर आ गया। और जब वो पिंजरे से बाहर आया तो वो डेरे से निकला, ना सिर्फ वो डेरे से निकला बल्कि वो डेरे से, क्योंकि ये एक आबादी है, रिहायशी आबादी है जहां पर उसने एक डेरा कह लें या इनका एक फार्म हाउस टाइप था, तो वो बाहर निकला। और जिस तरह आप देख रहे हैं वो गलियों में भाग रहा है, लोग खौफ और हरास में मुब्तला है, दहशत फैली हुई है कि कहीं वो किसी पर कोई हमला ना कर दे। और वो काफी देर जो है, कम से कम आधा पौना घंटा जो था वो इन गलियों में घूमता रहा। लोग छतों में चढ़कर उसको तमाशा देखते रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा, क्योंकि अमूमन ऐसे जानवरों को लोग हमारे, क्योंकि उनमें शऊर नहीं है लोगों में, वो पत्थर मारते हैं, वो फिर आगे से वो रिएक्ट करते हैं। कई दफा ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा या किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन वो गलियों में भागता रहा है। और वही जो गार्ड थे वो भी उसके पीछे रहे हैं और तब उन्होंने उसको गोली मारी है। जो कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल सिर्फ उन्होंने गोली इसलिए मारी कि वो किसी पर हमला ना कर दे या किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जिस तरह ये फुटेज बनाई है लोगों ने अपनी छतों से, ये फुटेज बनाई है, अभी भी ये नाज़रीन देख रहेंगे जिस तरह ये भाग रहा है। ये एक शहरी आबादी है, ये गली है और गलियों में ये भाग रहा था, किसी घर में दाखिल नहीं हुआ। जी अहमद फराज, अब मैं तो खैर बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगी जिस गार्ड ने गोली मारी होगी, क्योंकि उसका तो काम था लोगों को उसने गार्ड करना है, नंबर 1। जहां माइंडसेट ही जिस मोहल्ले का, जिन लोगों का ये हो कि जी हमारे बीच में 3 शेर रह रहे हैं, तो फिर अब निकल गया तो एक को गोली भी मार दी तो कोई इतना बुरा नहीं लगता। ऑल्दो इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू थिंक कि पहले तो आपने शेर क्यों, वहाँ शेर को एक जगह चाहिए, इट्स नॉट अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल कि आप अपने घरों में पालें। महल्ले वालों को नहीं पता था कि कितनी खतरनाक एक बात हो रही है उनके इर्द गिर्द। We just want to know कि वो भी तो प्रोटेस्ट कर सकते थे कि भाई हमारे ये जो शेर पालते हैं ना, ये अपने मोहल्ले में भी 30 मार खान होते हैं, ये इनसे लोग पंगा लेने से डरते हैं। तो पूरी कम्युनिटी फिर तो इस काम में ये
गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है कि जी आपने अगर कोई जानवर पालना है, कोई पालतू जिसको आप पाल रहे हैं, तो उसके लिए बाकायदा लाइसेंस हासिल करें। तो उसके लिए एक 1974 में पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था, जिसमें जो है उस एक्ट में ये है कि अगर तो आपने किसी खौफनाक जानवर को भी अगर पालना है तो आप उसका लाइसेंस लें। लिहाजा ये लोग लाइसेंस तो ले लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद उसकी परवाह नहीं करते। और कई बार ऐसे वाक़े होते हैं, बाद दफा ये लोग उस जानवर को खुराक नहीं देते, बाद दफा अगर खुराक ना भी दे रहे हो तो वो उनकी गफलत की वजह से वो उनके पिंजरे से, उनके जाले से वो बाहर निकल आते हैं और फिर वो लोगों पर हमला कर देते हैं। देखिए ये जो पंजाब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये भी वाइल्ड लाइफ एक्ट है 289 जुर्म है, ये है बेलेबल, इसमें बेल हो जाती है। और इसी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया गया? उस गार्ड्स के खिलाफ। गार्ड और वो एक साथी जो था जो इसको खुराक डाल रहा था। कमाल है वैसे, गार्ड्स के खिलाफ। गार्ड तो नहीं शेर खरीद के ला के रख रहे हैं, तो बात कहीं और से शुरू हुई है। जो बासर ही होगा ना वो शख्स जिसने, जाहिर है नेचुरली अहमद फराज आपको भी पता है कि जो शेर पाल रहा है उसके पास पैसा होगा, उसकी मोहल्ले में एक टॉर होगी, उसका शायद कोई सियासी कनेक्शन भी हो, तो उसका नाम, जिसके शेर हैं, जिसकी जगह पे शेर हैं, उसका नाम है ही नहीं सिरे से FIR में। देखिए उसका नाम नहीं होगा, उसके पास लाइसेंस है ना, उसने मारा नहीं है। अब गैर कानूनी काम किसने किया है? गैर कानूनी काम उसने किया है जिसने उसको मारा है। यार ये वैसे लाइसेंस कैसे जारी हो जाते हैं? अहमद फराज, लाइसेंस क्या आपको ये इजाजत देता है कि आप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी ये गुंजान आबाद इलाके में आप शेर पालें? ये इस तरह ये लाइसेंस अलाउ करता है इस बात को? वाइल्ड लाइफ के जो कानून में ना ये नहीं है कि आपने रिहायशी इलाके में रखना है या किसी फार्म हाउस में रखना है। उसमें सिर्फ लाइसेंस है कि आप जानवर को पालना है तो आप उसकी देखभाल करेंगे, उसकी क्या SOPs होंगे, उन SOPs में वो अगर तो वो पूरा होता है तो फिर उसका लाइसेंस उसको मिल जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो तरीके हैं, जो इदारे हैं, वो लाइसेंस दे देते हैं, चाहे वो रिश्वत लें, चाहे वो किसी की सिफारिश चढ़ाएं, चाहे वो किसी सियासी बंदे की सिफारिश चढ़ाएं, तो उनको लाइसेंस मिल जाते हैं। तो ये हमारे महकमों में ये काम जो है ना 19-20 चलता है। तो इसी वजह से उन्होंने जाकर तो नहीं देखना था कि ये रिहायशी आबादी में रखा हुआ है या किसी फार्म हाउस में या किसी और किसी साइड वाली जगह पे। और किसी मोहल्लेदार ने भी नहीं सोचा जी, अहमद फराज, किसी मोहल्लेदार ने भी नहीं सोचा कि हम कोई पर्चा कटाएं इस बंदे के अगेंस्ट। अभी 2 और भी तो शेर हैं, और बाय द वे 2 शेर क्या जो रह गए हैं वो उसी के पास हैं, या उनके निकलने का इंतजार किया जाएगा इसी तरह, या मार दिए जाएंगे, क्या होगा, या किसी ने रेस्क्यू कर लिया इन शेरों को? जी मेरी इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तो शेर जो बाहर निकल आया था उसको तो उन्होंने मार दिया, फिर उसकी जो ये बॉडी थी, ये वाइल्ड लाइफ जो है महकमा था, आप देख रहे हैं एंड पे एक रिक्शे में डालकर उसको लेके जा रहे हैं। तो अब वो जाहिर है एक प्रोसेस है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मेरा ख्याल है तो जो हमारे इदारे खास तौर पर पुलिस जो है वो इसका लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए वाइल्ड लाइफ को लिख के देंगे ताकि इनका लाइसेंस कैंसिल हो। और जो बाकायदा SOPs जो है जानवर को रखने की, चाहे उसको खुराक देने की है, चाहे उसकी हिफाजत की है, चाहे जो भी है। और सबसे हम बात ये बताएं कि इन्होंने जो गोली मारी इन्होंने बिल्कुल गलत किया। अदालत आलिया की जानिब से एक अहकाम दिए गए हैं कि शहर में, लाहौर में अगर किसी गली में कोई अवारा कुत्ता भी होगा तो उसको भी गोली नहीं मारी जाएगी। तो लिहाजा इसके लिए जो है एक लोगों को बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें। आई वंडर कि लाइफ टाइम हुकाम से रब्ता करने की तो कोई भी शायद लोगों को इस तरह नहीं मालूम होंगे। वाइल्ड लाइफ हुकाम, हाँ वाइल्ड लाइफ वाले अगर पहुंच जाते टाइम पे तो शायद बेहोशी का कोई टीका लगा देते, कोई वो जो एरो वाले नहीं होते। ये सारी बात ही अजीबोगरीब है। हाउसिंग सोसाइटी में शेर क्या कर रहे हैं और जो कम्युनिटी है, जो मोहल्ला है, वो क्यों ये होने दे रहे हैं? मतलब निकल गया ना गलती से, ये तो शुक्र है बचत होगी लोगों की, खुद तो वो मारा गया शेर। छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं मोहल्लों में फिर तो उनको तो आराम से वो उठा लेता। मतलब सोचें कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो ये तो मोहल्लेदारों को पर्चा कटवाना चाहिए था उस बंदे के अगेंस्ट। देखें कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। वो रेडी मान जो गुजर रहा था, मतलब मैं सोच रहा था कि उस पे क्या गुजरी होगी कि सामने से शेर भागता हुआ आ रहा है। और अगर हम जानते हो कि मेरे मोहल्ले में शेर है तो मुझे तो रोज का आना जाने में खतरा हो कि किसने उसको बंद करके रखना है, और कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा जो कि हो गया। ये जो लाइसेंस का इजरा है ना, इसको भी देखने की जरूरत है कि किस तरह हो रहे हैं, और पुराने वालों को जाके चेक करें कि जिन जिन को दिए हुए हैं वहाँ चल क्या रहा है और ये कहाँ कहाँ रखे हुए हैं जानवर। पाकिस्तानियों की ऑब्सेशन विद शेर वैसे दैट्स लाइक बहुत सौ दुनिया में लोगों की होती है, लेकिन ये कोई अच्छी उनके पास जगह होती है, पूरी एक ब्रेक के बाद फील्ड्स होती हैं।
वेलकम बैक जी। हमने इससे पहले बात की थी ना पिछले घंटे में कि मुज़ाकराती सिलसिले का आगाज़ हो रहा है, संजीदगी दोनों तरफ से ही नज़र आ रही है, उम्मीद भी हमें अच्छी रखनी चाहिए और इट इज़ हाई टाइम कि ये जो एक स्टैंड स्टिल किसी कैफियत है, बहरानी कैफियत ही कह लें, वैसे तो मुल्क चल ही रहा है, मईशत भी तरक्की कर रही है, तरक्की स्टेबल है, स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इवन देन एक अनरेस्ट है, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत सारी चीज़ों को अनस्टेबल कर सकता है और ये एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात हैं, उनके पास मैंडेट भी है, एक सूबे में हुकूमत है, उनके साथ मामलात सेटल होने चाहिए और अब लग रहा है कि शायद सेटल होने की तरफ एटलीस्ट एक अयादा तो कर लें, एक आपने प्लान कर लिया कि आपने करना है तो इंशाल्लाह हो भी सकता है एंड दिस इज़ हाउ इट सीम्स। पिछले घंटे में हमने तलाल चौधरी साहब से बात की थी और उन्होंने बताया कि एब्सोल्युटली वी आर रेडी टू हैव द टॉक। शौकत यूसुफजई साहब सीनियर रहनुमा हैं, PTI के हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, क्या लगता है आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना स्टाइल ऑफ सियासत रहा है और पर्टिकुलरली आप लोग जो भी बात करते रहे, बानी PTI का एक अपना स्टाइल ऑफ सियासत है। इससे पहले इंटरिम सेटअप में या PDM की जो पहली हुकूमत थी उसमें भी आपको पता है मामलात काफ़ी दफ़ा तय पा गए थे, इलेक्शंस तक बात तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने उन फैसलों को वीटो कर दिया। इस मरतबा आप लोग होपफुल हैं कि आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, नताइज तक पहुँचेंगे, तो बानी PTI की तरफ से इस मामले पर वीटो नहीं किया जाएगा और उनकी भी सोच में कुछ तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, दोनों तरफ से काफ़ी बदएतमादी पैदा हो चुकी है और सबसे पहले तो एतमाद साजी की ज़रूरत है। जब तक एक दूसरे पे एतमाद बहाल नहीं होगा और इसके लिए लाजमी है कि जो मुतनाज़ा बयानात हैं वो फिल फोर्स पे बैन होना चाहिए। अगर हम क्योंकि वज़रा ज़्यादातर जो है वो चुपती चुपती बातें करते हैं ना, वो तंज भी करते हैं और तो मेरे ख्याल से जो मुतनाज़ा बातें हैं वो फिलहाल रोकनी पड़ेंगी जब तक मुज़ाकरात हैं और कोशिश ये की जाए कि दोनों तरफ से एतमाद साजी पैदा हो। अगर कहीं पे भी पता चला कि एतमाद का फुकदान है तो मुझे फिर मायूसी होगी। आपने बड़ी अच्छी बात की है शौकत साहब। इससे पहले जब तलाल चौधरी साहब थे ना, तो हमने उनकी गुफ्तगू के बाद भी यही बात की कि वो जो अल्फाज का चुनाव है उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है दोनों तरफ को। उनको भी जाहिर है हुकूमती वज़रा भी बड़े तुंदो तेज और आप लोग भी, लेकिन एक सवाल साथ जोड़ लीजिएगा और फिर जवाब दे दीजिएगा कि चलें यहाँ पे तो बयानात ज़रा आप कंट्रोल कर लेंगे। जो आपका सोशल मीडिया है, जिस तरह की कैंपेन साजी और बयानबाजी वो करता है, मतलब आप शहबाज गिल की ट्वीटें देख लें तो आपको अब किसी जिसके खिलाफ की जाए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बेसिकली आप जो ये मुज़ाकरात करने जा रहे हैं टॉक से पहले जी जैसे जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है ना, तो वो तो रेलेवेंट चीज नहीं है। वो तो कोई भी देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको मौजूदा सिस्टम से इख्तिलाफ है, तो वो सारा खाता हमारे उसमें खुल जाता है ना। अब ये अलग बात है कि लोग परेशान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात की वजह से या जिस तरह बिजली और इसकी कीमतों में इजाफे से लोग तंग हैं, तो वो जो ट्वीट करते हैं या वो अपना गुस्सा निकालते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत सतह पे और अपोजिशन की सतह पे आम लोगों को आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो रेलेवेंट लोग हैं जिनको पता है, जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मैं आके कोई ऐसी बातें करूं तो वो डेफिनेटली उसमें शुमार होगी और वो उस पर नोटिस होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल ये तो हो सकता है ना कि कोई ऐसी बात, जैसे एक दूसरे पे ये कहना है कि जी ये देखे तो हार गए, अब देखो इन्होंने यू टर्न ले लिया, अब देखो ये जो चीजें होती है ना, ये मेरे ख्याल से अब नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से बड़ी संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है और क्योंकि मुल्की हालात सबको मालूम है, जो जिस तरफ मुल्क के हालात चल रहे हैं या जो हालात है मईशत की, जो तो वो बहुत ही इंतहाई दगरगू है। इसलिए सबको मिलकर पहले तो मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है, उसके बाद सियासत करनी है। तो पहला मरहला यही हो सकता है हमारा कि हम मुल्क के हालात को ठीक करें। तो उसके लिए जो चीजें लाजमन होती हैं और जो ऐसे मुतालबात जिसकी वजह से सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचता, तो वो जरूर करने चाहिए। तो पहला ये जो सिविल नाफरमानी की बात की है और साथ ही अभी आपने बात कर दी है कि सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट सिस्टम को ही नुकसान पहुंचेगा। आप जब मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं तो अब ये सिविल डिसोबीडियंस के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है?
देखिए ये तो आज पता चल जाएगा ना। ये तो हमारी जो टीम है उन्होंने कहा है कि हम, हुकूमत ने क्योंकि काफी देर से कमेटी तो बना ली है और उसको वेलकम भी किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने। अब ये कि जब उनके साथ बैठेंगे और उनकी संजीदगी को देखेंगे कि वाकई वो संजीदा है मुज़ाकरात में। जो टीम बनी है वो तो काफी अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी जो मामलात हैं, जाहिर है जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो एक दिन में तो मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सकता, लेकिन संजीदगी जरूर लगती है कि जी हाँ ये लोग वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं। तो फिर उसके बाद ये टीम जाएगी अडियाला जेल आज और वहाँ खान साहब को पूरा अपडेट देगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो खान साहब नहीं करना, क्योंकि जो 7 नाफरमानी की तारीख थी उसका ऐलान भी इमरान खान ने किया था और वापस भी वही ले सकते हैं या मौखर कर सकते हैं। जो भी होगा फैसला उन्होंने करना है, आइंदा का लाएमल भी वही देंगे। तो मेरे ख्याल से अगर अच्छी बात है, अगर संजीदगी हो गई दोनों तरफ से तो पूरी दुनिया भी देख रही है और आप भी देख रहे हैं। आपने कहा कि मुल्क के हालात बेहतर करने होंगे सबसे पहले तो मुज़ाकरात के जरिए। क्या मतलब एक एजेंडा क्या है आपके जहन में? क्या मुतालबात, अगर ना भी कहें मुतालबात से तो जाहिर है लोग पीछे हट ही रहे हैं, दोनों तरफ ज़रा नरमी का लचक का मुजाहरा करेंगी तो बात आगे बढ़ेगी। इनिशियली आप क्या गेन करना चाहते हैं सबसे पहले अगर इन मुज़ाकरात को देख लें तो? सब उसमें से देखिए, एक तो जो मैं कह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मुल्क के अंदर और इंसाफ होना चाहिए। बाकी सियासत के अंदर तो देखिए लोग पहले भी जेलों में गए हैं, तो जेल जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है सियासी वर्कर के लिए। लेकिन ये जो फस्तायत शुरू हुई है कि जी आप अगर पुरअमन मुजाहरा करें तो उस पर भी आप लोगों को मारें और ये कंटेनर खड़े करें, आप बिल्कुल इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दें, तो जाहिर है इससे पहले भी एहतजाज तो इस्लामाबाद में होते रहे ना। इससे पहले कोई ये तो नहीं है कि बिलावल ने कराची में धरना दिया हो या किसी ने आके नवाज शरीफ ने पंजाब में धरना दिया हो, सब इधर ही आते हैं। तो पीटीआई को क्यों इस तरह दहशतगर्द और इंतशारी और इस तरह के अलकाब दिए जाते हैं? तो मेरे ख्याल से मैंने जो आपसे कहा ना कि फर्स्ट जो है ना एतमाद साजी है कि अगर दोनों तरफ से संजीदा गुफ्तगू हो गई और अल्लाह करे कि हो जाए, तो मेरे ख्याल से जो बेगुनाह लोग हैं सबसे पहले तो उनका वो होना चाहिए, क्योंकि सियासी वर्करों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करना मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। जो भी जिन लोगों को सजाएं भी हुई है तो मैं ये कोई अच्छी मिसाल हम नहीं बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जब आप कहते हैं कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए और उससे सीरियसनेस नजर आएगी, तो आप 2-3 चीजें बता दें कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये होता है तो हमें पता चल जाएगा कि जी आप सीरियस हैं हमसे बात करने के। जैसे बयानात रुक जाएंगे तो एतमाद साजी आपको लगता है शुरू हो जाएगी? हाँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो सियासी वर्कर, बेगुनाह सियासी वर्करों को जो जेलों में रखा गया है, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अगर वो इंसाफ के लिए अदालतों जाते हैं तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे उस दिन 80 लोग जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिहा कर दिया, उन्होंने कहा कि इनको कोई गिरफ्तार न करे। जैसे ही वो बाहर आए पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो इससे अंदाजा होता है ना कि ये कोई वो नहीं है, कोई किसी मुकदमात में नहीं, बल्कि जाती अनाहत की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए। तो ये जो सियासी कल्चर है इसमें ये नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे अर्ज किया कि ठीक है वो जेलों में चले गए, लेकिन जब उनको अदालत रिहा करती है तो फिर पुलिस कौन होती है जो उनको गिरफ्तार करती है? तो ये जो पुलिस का रोल है इसको ये कम से कम इसको तो खत्म कर देना चाहिए, इस तरह का रोल। और जिस तरीके से वो मार पीट करते हैं उसके दौरान, ठीक है, आप कह रहे हैं सियासी पुलिस का रोल जो है इस पे बात होगी, अदरवाइज आप महंगाई पे बात करेंगे, मुल्क की मईशत पर बात करेंगे, लोगों के मसाइल पे बात करेंगे। महंगाई देखिए, महंगाई पे भी होगी बिल्कुल। जब देखिए मुज़ाकरात जब होते हैं ना तो बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। देखें, एक तो जो 26वीं आईनी तरमीम आई है इस पे भी बात होंगी, क्योंकि इसके जरिए भी तो काफी मुश्किलात आ रही है ना। ये तो सिर्फ एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है ना, तो उस पर भी बात होगी। और साथ साथ जो बेगुनाह लोग हैं उनको भी होगी, जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ उस पर भी बात होगी। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके लिए एतमाद साजी कि जहाँ हम बात कर रहे हैं तो बात सुनने वाला कोई है। और गवर्नमेंट का दूसरी तरफ से भी अगर एतमाद का फुकतान आप लोगों को है तो दूसरी तरफ भी मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है कि आप लोगों से जो भी बात हो जाएगी, जाहिर है कहा तो जाता था कि कोई मुतलक इत्मीनान पार्टी नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि आप इस प्रोसेस में कितना भी आगे बढ़ जाएं,
अगर इमरान खान नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन इस दफा जो कमेटी बनी है ना, वो काफी अच्छी कमेटी बनी है, संजीदा लोग हैं, बात कर सकते हैं इमरान खान के सामने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इससे फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुश्किलात तो गवर्नमेंट के लिए होती है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छी कमेटी बनी है तहरीक इंसाफ की, बड़े सीनियर लोग हैं और ये बात कर सकते हैं इमरान खान के सामने, उनको कायल कर सकते हैं अगर कोई बात ऐसी बनती है तो। और अगर वो मैं न मानने वाली बात हो जाए तो कमेटी कन्विंस कर सकती है फिर इमरान खान साहब को कि सिविल नाफरमानी शुरू हो गया है, क्योंकि टुक टुक आपको पता है ना, वो ओवरसीज आपके अकाउंट्स जो है वो वीडियो डाल रहे हैं, फला करें धमका करें, इन गैर कानूनी चैनल से पैसे भेजें। सो आप कमेटी इस बात पे भी कन्विंस कर सकती है कि फौरी तौर पर इसको रोल बैक करें, लोगों को कहें कि ना कहें। ये तो खान साहब ने, ये तो देखें खान साहब ने डेट अनाउंस कर दी थी, क्योंकि मुज़ाकरात बड़े लेट शुरू हो रहे हैं और कमेटी भी बड़ी लेट बनी है, तो अभी तक खान साहब की तरफ से कोई लायामल सामने नहीं आया है। तो ये जो कमेटी आज मुज़ाकरात करेगी, ये मुज़ाकरात नहीं है, ये बैठक है और जो चीजें डिस्कस करने के बाद वो फिर अडियाला जेल जाएंगी और वहाँ खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनको तो नहीं पता है ना ये सारा प्रोसेस जो अब शुरू हुआ है, ज्यादा तो उनको अपडेट नहीं है वो। तो आज जो टीम जाएगी वो उन्हें अपडेट करेगी और फिर उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। साहब, एक और बात आपने भी कहा कि रेलेवेंट नहीं है सोशल मीडिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया हैंड इन हैंड रहे हैं हमेशा, और आपके ज़ाहिर है एक प्रेजेंस है, मतलब आपका सोशल मीडिया आज भी दीगर सियासी पार्टियों के सोशल मीडिया से कोसों मील आगे है। तो ये जो शहबाज गिल ट्वीटें करते हैं या आज़र मशवानी या जो लोग भी करते हैं आपके, जो यहाँ पे थे और बड़े एक्टिव थे और खान साहब के दाएं और बाएं नज़र आते थे, और अब वहाँ जाकर बाहर जाकर फ़ौज के खिलाफ अर्जा सराई भी है, डायरेक्ट फ़ौज की क़यादत को भी मतलब क्या कुछ नहीं कह रहे, आप इनसे क्या डिस्टेंस कर रहे हैं या अभी भी आप कह रहे हैं कि ये लोग रेलेवेंट नहीं है अभी? देखिए, ये जो कमेटी आज बैठेगी ना, उसके बाद अगर कोई ट्वीट ऐसा करता है जो इसको हिट करे, जो इसको मुतनाज़ा बनाए या इसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो हम समझेंगे कि ये हमारे नहीं है। और जहां तक फौज के खिलाफ ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता कि फौज के खिलाफ कोई बात करे तो उसको कौन ऑन कर सकते हैं, हम तो कम से कम नहीं करेंगे। फौज तो हमारी फौज है ना, पाकिस्तान की फौज है। इस वक्त देखें दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें परसों 16 जवान शहीद हुए, तो वो बेचारे हमारे ही तो बच्चे हैं ना, हमारे भाई हैं। तो उनके खिलाफ अगर कोई ट्वीट करता है या कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल ये चीज नाकाबिल बर्दाश्त है, कम से कम हमारे लिए। हम तो सारे पाकिस्तानी मोहब्बे वतन है, सियासत कर रहे हैं, लेकिन सियासत जो है पाकिस्तान के उस पे कीमत पे तो नहीं कर सकते ना। ठीक है शौकत साहब, लेट्स सी क्या होता है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा मामला आगे बढ़ेगा, कमेटी मुज़ाकरात कर लेते रहेंगे। वैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, आई वाज थिंकिंग अभी बड़े रीसेंट पास्ट में ही, और ख़ासतौर पे आपने शहबाज गिल साहब का भी नाम लिया, तो इतनी गलत ट्वीट्स और बिल्कुल ही मिस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई गलत फिगर्स के साथ ट्वीट्स आती रही हैं, जिन पे उन्होंने रिट्रैक्ट करते हुए कोई माफ़ी भी नहीं मांगते, आगे चल पड़ते हैं, जो गलत साबित हो रही थी। अब इस किस्म की चीज़ को तो ऊपर से कहना चाहिए ना कि पूरी पार्टी की क़यादत को कि ना करो, बिकॉज कोई चीज़ बन भी रही हो, कोई काम हो भी रहा हो, तो तुम्हारी ट्वीटों से ख़राब हो जाता है। जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं ना जानबूझकर लोग, ये बाद में इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, लेकिन इनका तब तक काम हो जाता है, होता है ना, इनका काम तब तक हो जाता है। हेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। शौकत साहब, आप हमारे साथ हैं? जी शौकत साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत सारे लोग जो यहाँ पे तंग किए गए थे वो बाहर चले गए हैं, अब वो अपने आप को बड़े आज़ाद फील कर रहे हैं और आज़ादी से लिख रहे हैं। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है ये हम सबका मुल्क है, फौज हमारी फौज है, और इतना आगे नहीं जाना चाहिए हमें कि कल फिर उसकी वापसी ना हो। बस यही मैंने कहना है। सोशल मीडिया इतना होना चाहिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होती है। जो सिस्टम है इस पे तनकीद की जा सकती है, कि जो सियासी फस्तायत है इस पे बात की जा सकती है, हुकूमत पे तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये जो गालम गलोच ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसके मैं तो बहुत शुक्रिया शौकत साहब। और आपने जो कहा है टू whom it may concern नहीं लिखा होता, वो एक लेटर हेड पे तो हम वो डाल रहे हैं, बिकॉज बात उन्होंने बिल्कुल सही की है। फिर आप पीछे नहीं जा सकते जब इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अपने सोशल मीडिया से दी जाएं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पार्टी टू रिट्रैक्ट फ्रॉम इट एज वेल, सो बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा जी, थोड़ी सी और
भाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। सब मामलात बखैर वाफियत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुमकिन स्केड्यूल भी सामने आ चुका है। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा कराची में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुल्क के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम भी आपको पता है और तेज कर दिया गया है, क्योंकि अब पहले तो ऑब्वियसली कोई स्केड्यूल नहीं आ रहा था एंड ऑल दैट। अब तो सर पे आ गई है बात। अब तो पता चल गया है ना कि कब है, तो दैट डज नॉट एक्चुअली लीव अ लॉट ऑफ टाइम। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से नए स्टेडियम्स के ट्रायल का मार्जिन भी निकल आया है। ट्रायल मतलब कि एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। ये सब कुछ हम पूछते हैं ना। सोहेल भाई हमारे साथ हैं। सोहेल, थैंक यू मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन। वी विल टॉक अबाउट द स्केड्यूल वगैरह, वो तो हम बात अभी करते हैं। और खासतौर पे 23 फेब इज द डे इंडिया पाकिस्तान मैच वाले, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन जरा स्टेडियम्स का बताएं कि कहाँ तक बात पहुंची, क्योंकि अब तो सब फाइनल हो गया, डेट्स आ गई, एवरीथिंग इज देयर। क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए? हुमा, पहले तो मैं अब्दुल्ला भाई से ये कहना चाहूंगा कि अब तो आप खुश हैं कि मैं कोई पोस्ट नहीं डाला करूंगा, और मैं अब पोस्ट डालना भी मैंने छोड़ दिया है कि जी आज मगर सोहेल आपने जो पोस्टें डाली हैं अल्टीमेटली वो सब कुछ सही साबित हुआ। हाँ, अच्छा, अभी जिस तरह आपकी बात हो रही है स्केड्यूल के हवाले से भी, ये सारी चीज़ें अब ऑफिशियल होना बाकी हैं। बाकी चीज़ें तो सारी मंजरें हम पर आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट को मूव ऑन करना है, और मूव ऑन इस लिहाज से करना है कि पिछले हफ्ते भी आपसे बात हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब टूर्नामेंट आपके पास आ चुका है, आपने मेज़बानी करना है और दुनिया को बताना है कि हम अच्छे होस्ट साबित हो सकते हैं एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के। भी ना सिर्फ हमने कामयाब सीरीज़ करवाई है जब से रिवाइवल हुआ है पाकिस्तान में क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, जिसमें तमाम मासवा इंडिया के तमाम जो टेस्ट नेशंस हैं वो खेलने के लिए यहाँ पर एक नहीं 2-2, 3-3 मरतबा आ चुकी हैं। अब हमारा इम्तिहान है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाना, और बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह एक मैनेजमेंट बनाई गई है, एक इंतज़ामिया बनाई गई है जिसको लीड कर रहे हैं सुमैर अहमद सैयद, वो उनकी सरबराही में एक अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी है वो है कदाफी स्टेडियम और जो दूसरे स्टेडियम्स हैं उनकी जो तामीर है, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, जो अपग्रेडेशन है वो मुकम्मल होने का है। अब क्योंकि लाहौर का मौसम जिस तरह आज बारिश शुरू हो चुकी है और बताया गया क्या है कि अगले 1 से 2 रोज़ बारिश रहेगी, और बारिश में आपको पता है कि काम जो है वो रुक जाता है, सारा आउटडोर काम है और अभी फिनिशिंग की तरफ काम गया नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन जारी है और बहुत कम दिन रह गए हैं, 8 से 9 दिन रह गए हैं जो कि डेडलाइन को मीट करना है कंस्ट्रक्शन को लेकर, और उसमें अभी खासा काम रहता भी है। लेकिन जिस स्पीड के साथ काम किया जा रहा है तो मुमकिन तौर पर जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो एक कंस्ट्रक्शन का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह मौसम ख़राब रहा तो उसमें ताख़ीर आ सकती है, क्योंकि अब्दुल्ला भाई को भी पता है कि लाहौर का वेदर जो अब शुरू होगा और उसमें आगे फॉग्स भी शुरू होंगी और बड़ी ठीक ठाक किस्म की धुंध पड़ा करती है, जिससे काम की जो स्पीड है वो उसको बरकरार रखना मुश्किल होगा। पिंडी स्टेडियम में अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि जी वहाँ पर उस तरह काम स्टार्ट नहीं हो सका। इसका चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके थे कि उसका स्ट्रक्चर जिस तरह का था वो इस काबिल नहीं था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तज़ीन और आयश या तामीर व मरम्मत की जाती, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। हमारे भी जो पीसीबी के ज़राए हैं वो कहते हैं कि यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इन स्टेडियम्स को देख के। क्या कुछ हमें नया नजर आएगा? और जब ऐसी स्टेटमेंट आए ना प्लेजेंटली सरप्राइज, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो स्काईरॉकेट कर जाती हैं। जी जी, जो कदाफी स्टेडियम है वो मुकम्मल तौर पर मासवाए फॉरेन बिल्डिंग जो आप लोगों ने भी देखी हुई है उसमें भी थोड़ी सी तज़ीन और रैश की जाएगी, वो सिर्फ अपनी जगह पे कायम है। उसके अलावा कदाफी स्टेडियम की एक एक चीज को गिराकर नया बनाया गया है, उसमें चाहे इनक्लोजर्स हों, पवेलियंस हों, मेन बिल्डिंग हो, कदाफी स्टेडियम को एटलीस्ट अपग्रेडेशन ना कहें, ये तो ब्रांड न्यू बन रहा है।
जी डेफिनेटली, अगर इसको अगर आप कहें कि जी 95% 90% नया बनाया गया है और नई तामीर की गई है, तो इसी वजह से चैलेंजिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इसको किसी तरीके से आपने ख़त्म करना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है 31 दिसंबर तक करना है। बाकी आपको पता है कि एक महीना तो तकरीबन मेरी जो असेसमेंट है, मैं वहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जाता हूँ। फिनिशिंग के काम को, जहाँ पर अभी वॉशरूम बनने हैं, इसके साथ साथ दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, उनको बढ़ाया गया है। उसको अब स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा देने के लिए उसके ऊपर कम से कम आपको 1 महीना दरकार होगा। अब जनवरी का महीना अगर आप फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अगर वो 31 जनवरी तक इस तमाम तर को मुकम्मल कर लेता है फिनिशिंग को। उसके बाद ये भी सोचा जा रहा है कि जो ट्राई नेशन थी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की, वो चूंकि मुल्तान में होना थी, अब वो जो मैचेस हैं उनको लाहौर और कराची में करवाया जाए, और ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है नए सिरे से, खास तौर पर कदाफी स्टेडियम का, अगर उसमें कोई लूप होल है तो उसको दूर किया जा सके। और इसी तरह जो कराची का टेस्ट मैच था उसको मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि जो काम थोड़ा बहुत रहता है जनवरी के महीने में वो उस पर किसी किस्म की हर्डल ना आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो खदशात हैं, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू स्टेडियम्स एज वेल। हम तैयारी पे जरा अपडेट आपसे मजीद लेते रहेंगे वक्तन फवक्तन। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक और ट्रिब्यूट है, और ये भी क्या कमाल का ट्रिब्यूट है। मैंने क्रिकेट के हवाले से बात करनी थी, लेकिन चले आप। अच्छा, एक ट्रिब्यूट है, और आज हम याद करेंगे अमजद साबरी साहब को, जिनका आज जन्मदिन है। पाकबाग जी, आपको पता है वी लाइक टू सेलिब्रेट पाकिस्तान, वी लव सेलिब्रेटिंग पाकिस्तानीज़ जिनकी इतनी अचीवमेंट्स होती हैं। आखान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा हैं, आलमी सतह पे इन्हें एक एजाज़ से नवाजा गया है। डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद को कनाडा के सबसे बड़े शहरी एजाज़ ऑर्डर ऑफ कनाडा के तौर पर ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ये एजाज़ उनकी आलमी सेहत में गैर मामूली खदमात, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया, अफ्रीका और दीगर पसमानदा इलाकों में इनकी खदमात पर इन्हें दिया गया है। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार ज़चकी और बच्चों की सेहत के आलमी सतह पर जाने जाते हैं, मतलब ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, और उनकी इनकलाबी तहकीक ने दुनिया भर में सेहत आमा की पॉलिसीज़ को तब्दील किया है। और डॉक्टर जुल्फ़िकार, और इनकी बेशबहा खिदमत हैं। हाँ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के बानी डायरेक्टर भी हैं, और 2012 से 2024 के दरमियान इसके जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के बानी हैं। टोरंटो के सिक सेंटर फॉर ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ के शरीक डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई नो अब आपका जरा बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, आपका वक्त जरा ऑड है इस वक्त, लेकिन टू ब्रिंग दिस न्यूज़ टू पाकिस्तान। अब बताइएगा, आपकी खिदमत से आपके जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो तो वाकिफ़ हैं, दुनिया के और भी बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन फॉर ऑल दोज़ वाचिंग राइट नाउ, क्या है ऐसा ख़ास जिससे आपको ये एजाज़, जिसकी वजह से जिस पे एजाज़ आपको दिया गया है? ये तो अस्सलाम वालेकुम, ये तो मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हम चाहेंगे कि आप अहाता करें कि आपने तहकीक, ऐसी बहुत से आपके मकाले पब्लिश हो चुके हैं, वो कौन सी तहकीक है जो सेंटर पॉइंट रहा है सबकी नज़रों का? देखें, मेरे अहबाब, मेरे ग्रुप, मेरे स्टूडेंट्स जो कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, 30-40 साल से हम पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादातर हमारे काम का ताल्लुक माओं और नौज़ायदा बच्चों की सेहत और नशोनुमा से है। हमारी तहकीक का मंबा ये है कि हम ये जानना चाहते थे कि कौन सी ऐसे सोल्यूशन हैं जो कि ख़ास तौर पे पसमानदा ममालिक में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में, दही इलाकों में जहाँ की गुर्बत, अफलास और इन चीज़ों का दौर हो, वहाँ ये चीज़ें नाफिज की जा सकती हैं जिससे कि अवाम-उन-नास और सेहत आमा में कोई फ़र्क पड़ सके। उस तहकीक की बुनियाद पर हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में कई बड़े दही इलाकों में प्रोग्राम नाफिज किए हैं हुकूमत के साथ, बल्कि अफ्रीका में और दीगर ममालिक में भी उन चीज़ों को टेस्ट किया जा चुका है। हमारी तहकीक की बुनियाद पर जो इस वक्त इंटरवेंशंस या आप कह सकते हैं जो एक हल या एक पैकेज ऑफ सॉल्यूशंस तजवीज़ किया गया था, वो तमाम दुनिया में कई आलमी इदारे, ख़ासतौर पर यूनाइटेड नेशंस और इस तरह के इदारे जो हैं वो नाफिज कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी वजह से काफ़ी ममालिक में
ख़ास तौर पे अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक में काफ़ी तरक्की भी हुई है। मैं ये चाहूँगा, जिस तरह मैं इससे पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, कि काश के उस तहकीक की बुनियाद पर पाकिस्तान में भी वैसे तरक्की हो जैसे कि दीगर ममालिक में अपनाने से तरक्की हुई है। डॉक्टर साहब, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी रिसर्चेज हैं, ऑब्वियसली आपकी दुआ भी अच्छी है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह ही होना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है और आपसे हम आइडियाज़ भी लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ के अभी तक पोलियो का खात्मा नहीं हुआ। आप कोई सजेशंस दे सकते? यकीनन आपको भी जब ये खबर पहुँचती होगी और पता चलता होगा तो आपको एक सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट तो हो ही सकती है कि दुनिया से ये चीज़ ख़त्म होगी, हमारे यहाँ नहीं हुई। कुछ आइडियाज़ देंगे कि हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए, पोलियो का काफ़ी हद तक ताल्लुक जो है वो सेहत आमा से है। पोलियो के जो बुनियादी मुज़मरात हैं उसमें साफ पानी और ख़ास तौर पे सैनिटेशन और इन चीज़ों का क्या फुकदान जहाँ हो वहाँ ये वायरस पॉपुलेशन में सर्कुलेट करता रहता है। इसका दूसरा ताल्लुक ऑफ कोर्स आपके पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से है। कई ममालिक में जहाँ के पोलियो का खात्मा हो चुका है वहाँ जो आम बच्चों के हिफ्ज़ान सेहत के जो टीके हैं, जिनको हम कह सकते हैं इम्यूनाइजेशन, उनकी शरह जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उनकी शरह तकरीबन 90-95% है। पाकिस्तान में उसकी आम औसतन शरह जो है वो 60% के करीब है। और बाज़ ऐसे सूबे हैं हमारे, ख़ास तौर पे जहाँ के इस वक्त ये पोलियो का बड़ा की गर्दिश है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, वहाँ उसकी शरह जो है वो 30-40% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पोलियो के खात्मे के लिए एक वॉर फुटिंग पे काम हो जिसमें इसके जो असबाब हैं उनको टैकल किया जाए। उन असबाब में बच्चों में मेलन्यूट्रिशन, उन असबाब में साफ पानी, नकासी का इंतज़ाम ना होना, पुअर सैनिटेशन, उसमें ये भी शामिल हैं कि आपके आम प्रोग्राम जो कि रूटीन इम्यूनाइजेशन के हैं वो हर जगह नाफिज हो, खास तौर पे देही इलाकों में। और चौथी बात ये कि पोलियो एक अकलौता मर्ज तो नहीं है ना, इस चीज का ताना बाना है बच्चों की आम सेहत से। जहां बच्चों और माओं की सेहत बेहतर होगी, जहां बच्चे आपके नहीफ और लागिर नहीं होंगे, वहां यकीनी तौर पे इन वायरसेस का उतना असर नहीं होगा जो कि हम देख रहे हैं यहाँ। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मुल्क। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी हम माओं की सेहत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक और बड़ा इशू है, हमारी ज़ाहिर है आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार, बेइंतहा लोगों का होना, वसाइल उस तरह से हैं नहीं हमारे पास, और ये आबादी कम करने की या लोगों को ये समझाने की हम जितनी भी कोशिश कर लें कि अपने वसाइल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें, वो उस तरह से असर नहीं करती बातें। और माँ की सेहत का ताल्लुक भी इसी से है, क्योंकि अगर हर 9 महीने के बाद माँ प्रेग्नेंट होगी तो फिर किस तरह से सेहतमंद बच्चे और सेहतमंद माएँ होंगी। तो ब्रदरम, इसका हल कौन करेगा? आके ये हमें ही करना है ना। इसका ताल्लुक बराह रास्त माओं की खानगी से है, इसका ताल्लुक बराह रास्त सेहत आमा के असूलों पे अमल करने से, इसका ताल्लुक बराह रास्त खानगी से और अवाम नास में शऊर पैदा करने से है, और इसका बराह रास्त ताल्लुक उन प्रोग्राम्स को नाफिज करने पे है जिनकी जरूरत है। यहाँ हम तो इस वक्त इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि क्या छोटी कम उम्र की बच्चियों की शादी हो या ना हो। देखें, हिंदुस्तान में इस वक्त उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई है जिसमें हजारों लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, जहां के बच्चियों की कम उम्री में शादियां हो रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ना सिर्फ ये कि कानून होने के बावजूद उस पर अमल नहीं होता, बल्कि ये है कि कई बच्चियों की खानगी भी जो है वो इस वजह से रुक जाती है कि हम उनको कब्ल अज़ वक्त बच्चे पैदा कर रहे हैं। सो इस वक्त जरूरी ये है कि इस पे हम जो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं उन पे तवज्जो दें, जिसमें एजुकेशन, साफ पानी, नकासी, गुर्बत और इफलास का खात्मा, अवाम और उनकी सेहत और नशो नमा पे तवज्जो, इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए। और इसका ज़्यादातर ताल्लुक हमारे बड़े शहरों से फ़कत नहीं, हमारे देही इलाकों से है, और बड़े शहरों में हमारी जो कच्ची आबादी है उनसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन योर बिग अचीवमेंट। अभी हम ज़िला कुरम में पेशावर पारा चनार मरकज़ी शाहरा के 76 रोज़ से बंद होने की बात करें कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया इलाके में पहुँचाई जाने की कोशिश की जा रही है। क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली एक्चुअली इस वक्त?
ये हमें बता रहे हैं, हमारे साथी मौजूद हैं वहाँ पे। अली अफजाल, बहुत सी वैसे तो बातें आपसे पूछनी है, लेकिन सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते जब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि रास्ते बंद होने की वजह से बड़ी मुश्किलात हैं और रास्ते तो अभी जो हैं वो खुले भी नहीं हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ज़रूरी जो चीज़ें हैं सारी वो आपको पहुँचाई जा रही हैं, तो लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। बिल्कुल, ये भी किया गया है। तो क्या सूरत हाल में कोई थोड़ी बहुत बेहतरी आई है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता तकरीबन 75-76 रोज़ से ज़िला कुरम के मेन शाहराह, पेशावर परचनार मेन शाहराह और पाक अगवान सरहद जो है वो आमदरफ्त के लिए बंद है। पेशावर परचनार ये वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए ज़िला कुरम परचनार के लोग पेशावर और दूसरे इलाकों के लिए आमदरफ्त करते हैं, और इस रास्ते की बंदिश की वजह से पेट्रोल, अशिया खुरनोश, गैस, दीगर अशिया सिर्फ इसी रास्ते से सप्लाई होते हैं। अभी तक गुजारा चल रहा था, खुराकी अशिया थोड़ी मौजूद थे घरों में और दुकानों में, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि परचनार शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, क्योंकि दुकानें खाली हो गए हैं। दुकानों में ना अशिया खुरनोश है, ना दूसरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग इस्तेफादा कर सके। यही वजह है कि बाज़ारें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं और घरों की ये सूरत हाल है कि बग़ैर घी के पानी में लोग चावल और दाल उबाल कर खा रहे हैं और बग़ैर चीनी के चाय पी रहे हैं और बग़ैर नमक के खाने खा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई अज़ियतनाक सूरत हाल से दो चार हैं। और ज़िला कुरम की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने तवील अरसे से रास्ते बंद हैं और खुराकी अशिया यहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं। इससे पहले 2007 में भी आमदरफ्त के रास्ते बंद हो गए थे, ताहम अफ़गान सरहद से उस वक्त आमदरफ्त हो रही थी, खुराकी अशिया पहुँच रहे थे, लेकिन इस बार मुकम्मल सप्लाई बंद है और लाखों महसूर अफराद जो हैं वो इंतहाई बहरानी कैफियत का शिकार हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो मेडिसिन की कमी है। मेडिसिन ना होने की वजह से मरीज़ जो है दम तोड़ रहे हैं। बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है, कितनी मुश्किल में लोग नज़र आ रहे हैं। बेशक जितनी भी उनकी मदद की जा रही हो, इट कैन नेवर बी इनफ, जहाँ इतनी डिस्प्लेसमेंट हो और सर्दी अलहदा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, हमारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन कर लेना कि हमारे जो भिखारी माफिया है, नहीं हमारे पहले दैट यूज्ड टू बी आवर प्रॉब्लम ओनली, नाउ इट्स लाइक स्प्रेडिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये वो इफरीत है जो हम दुनिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें एम्बेरसमेंट भी होती है, शर्मिंदगी तो होती है, हम पे लोग कड़ी निगाह भी रखते हैं, हमारे वीज़े भी बंद होते हैं। हम जानेंगे एक टीम बाय द वे ख़वातीन को पकड़ा है जो सऊदी अरब से वापस आ रही थी। क्या ये कहानी है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताइएगा, ख़वातीन पकड़ी गई हैं, ये किस एयरपोर्ट पे लैंड की हैं, कैसे पता लगा और इनका? कहाँ से ताल्लुक है इनका? जी, तीनों ख़वातीन का ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब के अजला से है, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ से। मैं आपको बताता चलूँ कि FIA को कैसे इन पर शक गुजरा। FIA का अपना उनका मैकेनिज्म है, उसके तहत ये FIA अपना काम करती है। जब ये तीनों ख़वातीन एयरपोर्ट पर पहुंची तो जब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई तो FIA को शक गुजरा। इस बिना FIA ने जो है इनको तहवील में लिया, वहाँ पर हिरासत में लिया, और जब इनसे तफ्तीश की तो फिर इन्होंने इन ख़वातीन ने इंकशाफ किया कि हमें एजेंट ने जो है वो भेजा है और उसी के कहने पर हम वहाँ पर भीख मांगती हैं। अब इन ख़वातीन के अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी और इनफैक्ट केस क्या बन रहा है? क्योंकि ये बड़ा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है, ये गवर्नमेंट के अप्रोच से भी बाहर होते हैं ये लोग, क्योंकि इनके साथ ना सिर्फ ये अकेले काम करते हैं बल्कि इनके साथ इदारे के जो लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, मुलविस होते हैं। सारे तो एक जैसे नहीं होते। जैसा कि एयरपोर्ट पर जो कार्रवाई की गई है तो वहाँ पर जो ड्यूटी अफसरान थे उन्होंने इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, और उनके जो अज़ाइम थे उनको जो है वो उसको जो है उनकी जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया। तो चूंकि ये जो एजेंट माफी है बेसिकली इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। ये सोशल मीडिया और
ऑनलाइन जो है मोबाइल के जरिए ये लोगों से रास्ते में रहते हैं, और चूंकि इनके को प्रॉपर ऑफिस नहीं होते, ये घूम फिर कर काम करते हैं। इस वजह से जो FIA है चूंकि वो उन खवातीन के इंकशाफ पर जो है उनको पता तो चल गया है कि एजेंट कौन है पीछे, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि उसका जो मोबाइल नंबर है और जो उसका सोशल मीडिया पे जो उसके पेजेस बने हुए हैं वो उस पर FIA जो है वो काम कर रही है। कि मुख्तलिफ शहरों में काम हो रहा है। वी लाइक टू हैव समबडी फ्रॉम FIA सून इनफ इन द शो एज वेल। कभी लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग इन्होंने उन औरतों की ट्रैवल हिस्ट्री देखी, कभी कभार लोग लिटरली पहली बार जिंदगी में निकल रहे होते हैं और सिर्फ उम्रे के लिए जाते हैं, तो उसमें फिर हर किसी को तो नहीं रोका जा सकता। बिकॉज़ ये जो गदागर लोग होते हैं ना, ये जो माफिया हैं, इनकी बड़ी बैक एंड फोर्थ ट्रैवल नहीं नजर नहीं आते, इनकी बड़ी बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग। अच्छा, ये दूसरा वाला सीन होता है। इनकी बारियां लगी होती हैं। सो ये 3 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, फिर थोड़े दिन बाद जाएंगे। सो ये सिलसिला चल रहा है। कितना ऑर्गेनाइज ये सारा क्राइम ही हम इसको कहेंगे, और डेफिनेटली ये 2-4 औरतों ने तो नहीं उठ के कर लेना था ये, जिनकी वजह से आज आप देखें। कभी आपने सुना था कि हमें UAE के वीजे नहीं मिलेंगे? कभी सोचा था? कभी सुना था? लेकिन इतनी एम्बेरसमेंट मतलब सुनने में तुम्हारे ये भी आया है कि कुछ तो इनमें से ऐसे होते हैं जो इन मुल्कों में जाते ही मतलब एयरपोर्ट के बाहर से भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जाते ही अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं, so that there is no way of going back or telling anybody ये कहाँ से आया। In any case, you're right, we should get somebody from FIA। और इस पे हम मजीद बात करेंगे। अच्छा जी, that is it. We're gonna see you tomorrow, inshallah. Bye.